स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं और यकीनन मेहमान का नाम बताने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि आज हमारे साथ मेहमान कौन है। राज शेखावत, ये नाम अपने आप में बहुत अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। हर कोई इनको जानता है क्योंकि इससे पहले इनकी इतनी तारीफ मैं कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि बीएसएफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर दुश्मन की नज़रों में नज़र मिलाने वाले आज राज शेखावत हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राज शेखावत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे इंटरव्यू के दौरान बताएंगे। लेकिन पहले एक तारीफ, राजस्थान से ये आते हैं और गुजरात में जाकर अपना सारा कारोबार संभालते हैं। तो कहते हैं कि जन्मभूमि है जो आपकी राजस्थान और गुजरात दोनों मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ाव और गुजरात से हो जाता है, लेकिन पहनावे में भी एक अलग ही, जिसे कहते हैं कि लोगों तक पहुंचाने का जो तात्पर्य है वो अपने आप में समेट कर रखा है कि लोग मुझे देखकर सीखें कि हमारी संस्कृति क्या है, लोग मुझे देखकर ये समझें कि राज शेखावत सबसे अलग क्यों है, अलग है इसकी वजह क्या है। क्या वो अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इतना पैसे वाला हूँ और मेरे पास सब कुछ है, या फिर इसके पीछे वजह ये है कि आने वाला मेरा युवा वर्ग, आने वाली युवा पीढ़ी मुझे देखकर सीखें कि हमारे हिंदुस्तान की, हमारे राजस्थान की, या हम जहाँ से आते हैं उसकी संस्कृति अपने आप में समेट कर चलना है, ताकि जहाँ पर भी आप खड़े हो, जिस भीड़ में आप खड़े हो, लोग ये कहें कि ये वहाँ से आता है जिस हिंदुस्तान की पूरा विश्व एक ताल ठोकता है। तो मुझे लगता है कि जब आपके पहनावे की हम बात करते हैं, सर पर पगड़ी राजस्थान की, ये पहनावा आपका राजस्थानी और हाथों में आपका गहना देखकर इतिहास को समेटता है। जो राजा महाराजाओं के जो इतिहास के पन्नों पर जो लिखा है वो राज शेखावत जी ने अपने शरीर पर उतार लिया है कि लोग इतिहास पढ़ने कहीं जाएं तो कम से कम राज शेखावत जी उन्हें मिले तो इतना बता सके। तो आज जब हम आपको आज के मेहमान में जब आपसे बात कर रहे हैं, पहला सवाल होगा, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो सवाल करनी सेना का इसलिए है क्योंकि जहाँ भी विवाद होता है, जब पंगे होते हैं, जब लड़ाई होती है, जब दंगे होते हैं, वहाँ करनी सेना क्यों कूद पड़ती है। करनी सेना को इतना भरोसा है अपने आप पर कि हम तो जीतेंगे क्योंकि हम राजपूताना घराने से आते हैं। ऐसा ही कुछ है। एक्चुअली क्या है, आज राज शेखावत की जो भी पहचान बनी है वो पहचान माँ करनी के आशीर्वाद से बनी है। और करनी सेना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से माँ पद्मावत से लेके आज तक कई आंदोलन हम लोगों ने किए हैं और जितने भी आंदोलन हमारे हैं वो न्याय संगत हैं। जितने भी आंदोलन हमने किए वो सबके सब न्याय संगत हैं। यानी कहीं ना कहीं न्याय की बात आती है तो करनी सेना शान दाम दंड और भेद, ठोको पीटो न्याय लो, सब कुछ करती है। दोनों पक्ष को सुना जाता है। भरोसा नहीं, कानून अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। हमारा भी तो संविधान है, हर एक संगठन का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार ही संगठन चलते हैं। करनी सेना का संविधान ये है कि न्याय के लिए आप जो भी करना चाहे करें, लेकिन जो त्राहित व्यक्ति है वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे राजपूत हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, उसे न्याय दिलाने की जिम्मेवारी करनी सेना उठाती है। और क्रांतिकारी सेना है और युवाओं से भरी हुई सेना है। 90 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस करनी सेना में है। पूरे भारत देश के 22 राज्यों में हम लोग फैले हुए हैं। और माननीय सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, वो खुद एक क्रांतिकारी न्याय संगत नेता या हमारे बड़े सिरमौर हैं। तो हम तो उनको फॉलो करते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, करनी सेना के बैनर तले पद्मावत से लेके आज तक जितने भी हमने आंदोलन किए और जो भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो कश्मीर के लाल चौक में झंडा लहराने का। और फारूक अब्दुल्ला ने ये चैलेंज प्रधानमंत्री जी को किया था, लेकिन उड़ता तीर हम लोग ले लेते, हमने ले लिया। वही तो कह रहे हैं कि जहाँ पर भी होते हैं पंगे वहाँ पर करनी सेना पहुँच जाती है। तो ये उड़ता तीर आप ही न्याय संगत चीज जहाँ आती है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमने उन्हें बनाया है, तो उनको दिया हुआ चैलेंज पूरे भारत देश को दिया हुआ चैलेंज है। और करनी सेना ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और 15 अगस्त को वहां पहुंच के लाल चौक में ही झंडा लहराया। और वहां की परिस्थिति, हमें दुख है उस बात का कि भारत देश का अभिन्न अंग होते हुए एक भारतीय लाल चौक या कश्मीर में झंडा नहीं फहरा सकता था। लेकिन
आभार व्यक्त करता हूँ मौजूदा सरकार का कि उन्होंने 370 हटाई और आज जो मेरा मानना है कि जो झंडा लहराने के लिए हमें क्रांति करनी पड़ती थी, अभी क्रांति की जरूरत नहीं है और वहाँ झंडा लहराया जा रहा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई करनी सेना से रिलेटेड, क्योंकि हाल फिलहाल में करनी सेना उड़ते तीर तो लेती ही रहती है, लेकिन इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। चाहे वो पद्मावत फिल्म आई हो, उसके बाद से देखे कंगना रनौत का सपोर्ट और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद उनको न्याय दिलाने का बीड़ा जो अपने जिम्मे उठाया। लेकिन इससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, देखने वाले दर्शक आपके बारे में बहुत खूबसूरती से जानना चाहेंगे। बीएसएफ में आप काम करते थे और सुरक्षा के तौर पर मैं कहूँ देश भर की आपने सुरक्षा की, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो बीड़ा आपने उठाया, उस वक्त पूरा ध्यान देश पर था। हुक्म, बिल्कुल। करनी सेना में बाद में आना हुआ। करनी सेना तो दूर दूर तक मेरे नॉलेज में नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि जब देश की सेवा का काम या जिम्मा मैंने उठाया था, और हर एक राजपूत और क्षत्रिय का ये सपना होता है कि वो जैसे ही जवान हो तो वो देश की रक्षा के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से अपना 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 योगदान दे। और मैंने वो सपना बचपन से सजोया हुआ था। मैंने जैसे ही मैं उस लायक हुआ, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया और मेरे कैरियर के 8 साल मैंने कश्मीर में बिताए हैं, अपना योगदान दिया है। और मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि कश्मीर में हजारों आतंकवादियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमने बहुत बड़ा योगदान किया और मुझे गर्व है हुक्म। और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से मेरे हिंदुस्तानियों से, समस्त परिवारों से कि एटलीस्ट एक बच्चा प्रत्येक परिवार इस देश की रक्षा के लिए समर्पित करे, उसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस में भेजे, ताकि इस देश की सीमाओं पे दुश्मन देश नजर उठा के देखने से पहले 1000 बार सोचे। क्योंकि यदि प्रत्येक परिवार से एक बच्चा जाएगा तो 130 करोड़ की जनता है हमारी साहब, हमारी देश के ऊपर आंख उठाने की कोई ताकत नहीं करेगा। इसलिए मैंने शुरुआत की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत की है। मैं ये नहीं कहता कि आप करो, मैं नहीं करूंगा। हर एक मुहिम की शुरुआत राज शेखावत करता है अपने घर से, अपने आप से। वो फिर चाहे व्यसन मुक्त हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे आर्थिक इस देश को मजबूत करना हो, या फिर अपना एक बच्चा इस देश को समर्पित करना हो। क्या बात है, उच्च विचार और अच्छी बातों के साथ कि कहीं ना कहीं हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाला जो भविष्य है, उन लोगों के लिए कि आप कम से कम एक बच्चा देश को समर्पित कर दीजिए। आप, मैं तो कहता हूं यदि आप 2 बच्चों को जन्म देते हैं तो एक बच्चा देश के लिए आप एक्स्ट्रा जन्म दें। और मैं सरकार से भी अपील करता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि जब इजराइल जैसा छोटा सा देश पूरे वर्ल्ड को हिला के रखता है, क्योंकि वहां पे प्रत्येक व्यक्ति परिवार का आर्मी या आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग लेता है और अपने देश के लिए अपनी जान पे खेलता है। देशभक्ति, जो कट्टर भक्ति जो करने की जो उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो मौत से भी ना डरे और दुश्मन खेमे में घुस के दुश्मन को खत्म कर सके। उसके लिए सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे। हर एक जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा खोलना पड़ेगा जहां पे ये बच्चे ट्रेंड हो और इस देश की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित। क्या बात है, बिल्कुल। राज शेखावत जी बीएसएफ में काम करते हैं, वहां पर अपनी सुर्खियां बटोरते हैं, ऐसे लाखों दुश्मनों को आप नोच देते हैं, उनको वहां अंतिम धाम तक पहुंचा देते हैं कि भाई जाइए, आपकी जरूरत इस देश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज शेखावत सीना तान के खड़ा है। देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, और देश के गद्दारों की एक ही सजा है, सजाए मौत। संविधान का मान सम्मान रखते हुए जो भी तरीके से आप पहुंचा सको देश के गद्दारों को सल्टाओ, तो भी ये देश बचेगा, अदरवाइज इस देश को हम बचा नहीं पाएंगे। चलिए, इसके आगे एक सवाल आपसे और करेंगे, क्योंकि बीएसएफ के बाद में 2007 में रिटायर्ड हो जाते हैं जी, लेकिन उसके बाद आप बिजनेस करते हैं, अपने काम में बिल्कुल मशहूर हो जाते हैं। कहते हैं कि दुनियादारी नहीं होता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये जो करनी सेना का सर पर जो सवार हुआ कि नहीं, करनी सेना एक ऐसी सेना है जहाँ पर राज शेखावत जी खुलकर मंच पर दहाड़ सकते हैं, क्योंकि दहाड़ना आपने बचपन से सीखा है, न्याय दिलाना बचपन से सीखा, तो वो दहाड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो आपको करनी सेना में मिल सकती है। राज्य के दिल में आ गया था। लेकिन 2007 के बाद में एक आपसे कहें, बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक नाता आपका इतना बढ़िया सा, जहाँ से करोड़ों की इनकम आती हो राज शेखावत जी को, आज वो शून्य पर आकर टिक गई हैं। रेड फोर्स प्रोटेक्शन जिसके डायरेक्टर हैं आप, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो,
अमिताभ बच्चन हो जी, बिल्कुल, कैटरीना कैफ हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, हर किसी को सुरक्षा देने का जिम्मा उठाने वाले राज शेखावत जी को आज किनारे कर दिया, फिर भी यूं ही दहाड़ मार रहे हैं जी। हुकुम ऐसा है, जहां इतिहास का सवाल है, जहां महापुरुषों के मान सम्मान का सवाल है, ऐसे कई करोड़ों रुपया कुर्बान करने के लिए राज शेखावत तैयार है। मैं मानता हूं रेड फॉक्स प्रोटेक्शन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म इंडस्ट्रीज की सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्शन देता रहा है गुजरात में। विरोध हमारा एक ही था कि जो पद्मावत, माँ पद्मावत का जो इतिहास था आप हूबहू प्रस्तुत कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माँ पद्मावत जिसके साथ 16,000 स्त्रियों ने जोहर किया था, और जोहर कब करती है एक महिला, जब उसको उसकी अस्मिता पे खतरा नजर आता है। जो इतिहास के साथ छेड़खानी की है वो छेड़खानी बंद की जाए, इसका जो भी पिक्चराइजेशन है इसका प्रॉपर सेंसर बोर्ड के द्वारा समीक्षा की जाए, इतिहासकार बिठाए जाए, और इसमें जितने भी आपत्तिजनक सीन है, आपत्तिजनक कहानी में कहीं ट्विस्ट दिया गया है, उसे खत्म करके आप इसको प्रस्तुत कीजिए। लेकिन भंसाली का हमेशा से एक चीज रहा है, वो अपनी फिल्म को कंट्रोवर्सी में डालता है और हर बार एंड मौके पे आके माफी मांग के उस फिल्म को चला देता है। लेकिन हमने इस बार निश्चय किया था तेरी फिल्म नहीं चलने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये फिल्म 4 राज्यों में नहीं चलने दी साहब, और उसका श्रेय जाता है तो मेरे समाज को जाता है, मेरी करणी सैनिकों को जाता है, पदाधिकारियों को जाता है, उनकी एकता को जाता है। मैं धन्य हूं कि माँ पद्मावत ने एक बार फिर मेरे समाज को एक कर दिया। जब आपको ये काम दिया गया था हुक्म राज शेखावत जी कि बिजनेस तो वहां से आ रहा है, हुक्म, और काम था कि करणी सेना की तरफ से कि पद्मावत को रोकना है, हुक्म, दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि ये पद्मावत है, ये बॉलीवुड से निकल कर आ रही है और मेरा काम काज जो है वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। एक पल के लिए नहीं सोचा कि पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो राज शेखावत जी के साथ बड़ी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री मांग करती है कि हमें राज शेखावत जी के साथ खड़ा होना है, वही हमें मिलने चाहिए। जब बात आती है देश के मान सम्मान, स्वाभिमान, इतिहास, महापुरुषों के सम्मान की, उस वक्त सब कुछ पीछे रह जाता है। उस वक्त गर्दन काट सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं, ये तो पैसा है, कमा लेंगे। लेकिन यदि उस वक्त हम इसको विरोध नहीं करते तो आज माँ पद्मावत में जो कट लगे वो नहीं लगते। मैं मानता हूँ कुछ प्रदर्शकों ने इस फिल्म को चलाया, लेकिन जो फटका उनको लगा ना 4 राज्यों से, वो कभी उभर नहीं सकते। जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हिंदू देवी देवताओं को लेके ये कटाक्ष करते रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बाकी धर्म के जो हैं अनुयायी हैं, जो बड़े बड़े अपने जैसे इनके ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, क्यों उनको लेके आप कोई फिल्म नहीं बनाते? क्यों उनको लेके आप विरोध प्रदर्शन, ये इस तरह से पिक्चराइजेशन नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनसे आप डरते हैं, और हिंदुओं ने विरोध करना शुरू नहीं किया, लेकिन अब शुरू हो गया है। इसलिए ये जरूरी था, शुरुआत वहां से हुई, उसके बाद तो हमने कई फिल्मों में बदलाव करा दिए। हुकुम, बॉलीवुड से बहुत बड़ा धक्का लगा, बिजनेस ठप हो गया, राज शेखावत जी बॉलीवुड से बाहर कर दिए गए। लेकिन गर्व और गौरवान्वित है कि कहीं ना कहीं जो जनता ने, दुनिया ने मुझे सर आंखों पर बिठाया, वो प्यार उससे 1000 गुना बड़ा है। एक सवाल यहाँ पर होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पहले नेपोटिज्म, फिर थाली में छेद, फिर न जाने कितनी बातें, और अब ड्रग्स, और उसके बीच हम एक सोनू सूद का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कहते हैं कि माया नगरी, ये हिली हुई है माया नगरी। इस माया नगरी में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का बेड़ा करणी सेना उठाती है। क्या दिला पाई है इंसाफ? क्या इंसाफ दिलाने का बेड़ा जो उठाया वो पूरा हो गया? नहीं, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। उसके लाइन में हमारे विरोध प्रदर्शन और हमारी मांगे जारी हैं। देखो, मैं बताता हूं आपको हुकुम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी सुशांत सिंह के देहांत के बाद उसके परिवारजनों से मिलने पटना गए थे। उनसे मुलाकात हुई और उनके पिताजी से परमिशन लेके हमने 99 डेज का अखंड दीपक जलाया, और सुशांत सिंह के घर के पास चौक था, उसको सुशांत सिंह चौक का नाम दिया हम लोगों ने, और सरकार को चैलेंज किया। 99 डेज में सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिली तो 100वें दिन पूरा भारत देश जाम करने की ताकत करणी सेना में है, 22 राज्यों में है। और आप देखिए साहब, सीबीआई इंक्वायरी मिल गई आपको। शुरुआत हमने की, मानता हूं उसके बाद कई लोगों ने
इस चीज के ऊपर फोकस किया और सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी मिली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे राजकारण नजर आ रहा है इसके अंदर। कैसे आ रहा है? मैटर सुशांत सिंह का हत्याकांड बोलो, चाहे उनका आत्महत्या का बोलो, वो चल रहा है, हमारी मांग भी वो थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज डाइवर्ट हो रही है नशे में, ड्रग्स में। सुशांत सिंह हत्याकांड कहां रह गया समझ में नहीं आ रहा है। तो सीबीआई क्यों नहीं बता रही है कि इस आज इतने दिनों के पश्चात सिर्फ और सिर्फ तुम ड्रग्स के पीछे पड़े हो, इसको अरेस्ट करने में पड़े हो, उसको अरेस्ट करने में पड़े हो। अरे एटलीस्ट इस जनता को ये तो बताओ कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है या नहीं हुई है, उसमें आपने क्या किया है। हमारी मांग खुली है और करणी सेना चुप नहीं बैठेगी जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और वो ही नहीं, दिशा सालियान के साथ भी अत्याचार हुआ और मैं आपको लिख के देता हूं साहब, कड़ी मिलेगी। अरे ये छोड़ो सर, जितने भी प्रवासी भारतीय कलाकार वहां जाते हैं ना हुकुम, सबके साथ अत्याचार होता है, ये सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बोलना चाहता हूं कि जो त्राहित है वो आवाज उठाए, करणी सेना उनके साथ खड़ी है, लेकिन आवाज वो उठाए क्योंकि वो सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगी कि वो क्या फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमें इतनी चीजें नहीं पता कि प्रवासी भारतीय का अगर जब वहां जाता है तो उसके साथ वहां के लोकल्स क्या क्या अत्याचार करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो जानना मिला है वो ये मिला है कि उनके साथ एक ना वो परायापन सा व्यवहार किया जाता है। इन्हें आगे आना होगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जहां भी तकलीफ पड़ती है हमें याद कीजिए, करणी सेना 22 राज्यों में है, महाराष्ट्र में भी है। और आपने देखा होगा कंगना रनौत के मैटर के अंदर देखा होगा, शिवसेना को भगाया। क्यों भगाया? शिवसेना क्यों भागी? क्योंकि वो गलत थे। यदि सही होते तो हमारे सामने आके खड़े होकर बात करते। और ये करणी सेना साहब कहीं भी पहुंच सकती है। और जहां नारी के मान सम्मान, जहां इतिहास के मान सम्मान, जहां गौ मंदिर के मान सम्मान का सवाल होता है, वहां क्षत्रियों की सेना है, राजपूतों की सेना है, वहां खड़े होकर अवश्य न्याय दिलाएगी। बिल्कुल, न्याय के लिए हमेशा खड़ी है करणी सेना जी। जो ड्रग्स एंगल पर जो चीजें निकल कर आई हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ क्या नहीं है वो तो एक पीछे हो गया है। अब जो ड्रग्स पर तमाम ऐसे बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों के जो नाम आ रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट आपने भी किया है, चाहे दीपिका पादुकोण हो, बड़े बड़े ऐसे नाम जिनको देखकर हर किसी को आहत हुई है क्योंकि वो उनके चाहने वालों में से एक थे। क्या कहेंगे सर? बहुत दुर्भाग्य है मेरे देश का कि इन फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो हीरोइंस को मेरा देश का युवा फॉलो करता है और वही फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार नशेड़ी हैं। तो क्या मैसेज जाएगा मेरे युवाओं को? मेरे युवा भी कहीं न कहीं उनको फॉलो करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ड्रग्स रैकेट पकड़ा जा रहा है, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, ताकि युवाओं तक ये मैसेज जाए कि असली हीरो हीरोइन ये नहीं है, असली हीरो हीरोइन वो है जो देश की सीमाओं पे तुम्हारी रक्षा करते हैं। राज जी, एक जगह नहीं है ये ड्रग्स वाले काम। आप देखेंगे कि पंजाब से अब हरियाणा आगे निकल रहा है। अब करणी सेना वहां के लिए क्या कर रही है? हुकुम, हमने एक टीम बनाई है, ठीक है। उस टीम के मुखिया हमारे राहुल सिंह राजपूत है, कार्यकारी अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष है हमारे। हमने गुजरात की जितनी भी प्रत्येक कॉलेजेस है वहाँ पे हमारी टीम सिविल ड्रेस में घूमती है और जो भी ड्रग्स बेचता है ना साहब, उसका हम लोग बहुत अच्छी तरह से इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद, सेवा करने के बाद फिर उसको पुलिस को समर्पित करते हैं। जिंदगी में जो ड्रग्स बेच दो ना साहब, तो हम लोग हमारी मूछें मुंडवा देंगे साहब। कंगना रनौत का सपोर्ट कर रही है करणी सेना और बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रही है। पूरा विश्व जानता है, देश भर जानता है। वही कंगना रनौत कहती है मैं भी यह सब चीज़ें करती थी लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ। तो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम नाम आए हैं, अगर वो कह दें कि ठीक है आगे नहीं करेंगे, उनके लिए क्या कहती है करणी सेना? ऐसा है हुकुम, मैं मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार देना चाहता हूँ। वो सभी अपने हिंदुस्तान में हैं, इस भारत देश के नागरिक है हुकुम। गलती किससे नहीं होती? इंसान से होती है ना गलती। यदि कोई अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए। एक मौके का हकदार वो है। यदि उसके बाद भी वो गलती करता है तो आप उसे सूली पे टिंगा दे। बाकी संविधान अपना काम करता है, संविधान अपनी जगह सबके लिए एक समान अधिकार का काम करता है, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो ड्रग्स एजेंसी से उनको जो करना है, जो न्याय के लिए वो करे। लेकिन मेरे जो विचार हैं यही है कि हमें उनको, यदि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं और इस देश के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं तो अवश्य उनको एक मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतने सारे नाम आ रहे हैं, आपको लगता है कि जितनी भी फैन फॉलोइंग है, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिस तरह आपको जो झटका लगा, करोड़ों का जो कारोबार जीरो पर आया, आपको लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि वो शून्य पर आकर रुक जाएगी
कुछ नुकसान होने वाला है? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये तमाम नाम ही नहीं है, उसके अलावा भी बड़े एग्जाम्पल है। सोनू सूद में बड़ा एग्जाम्पल दूं, जिन्होंने कोरोना काल में बेहतर तरीके से, बिल्कुल हुक्म मैं बताता हूँ आपको, ये तो भारत की जनता को आज मालूम चला कि ये सब ड्रग्स लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड को तो सालों से मालूम है कि ड्रग्स लेते हैं, तो वहाँ कुछ बदलाव नहीं आएगा। आप समझिए, कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो पता ही है कि ये सब ड्रग्स लेते हैं, तो कोई चांसेस है नहीं। ये तमाम सवाल थे जो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, ये तमाम सवाल राज शेखावत जी से जुड़े हुए थे, जो बीएसएफ में सेवाएं देते थे, देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। वहाँ नहीं तो यहाँ सही, अब करनी सेना में खड़े होके यहीं से हुंकार भरते हैं कि जितने भी लोग जहाँ पर भी हैं, जो नशेड़ी हैं, जो गांजा पीते हैं, 2018 में भी करनी सेना ने हुंकार भरी थी कि हम दावा ठोक कर कहते हैं कि बॉलीवुड नशेड़ी है, गांजा लेती है, कहा है और हमने। वो सत्य है, बिल्कुल वही मैं हमने आपके कहा बारे है में कह रही आईएसआई हूँ। का इन्वॉल्वमेंट है, हमने कहा है इसमें इन्वॉल्वमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और जितनी भी फिल्में और अब जब वो सामने आ रहा फाइनेंस है, होती है ना सर, जितनी भी फिल्म फाइनेंस होती है वही लोग करते हैं। दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट है। मैं कहता हूं सर, मैं एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरी देश की जनता से एक बहुत सीधी सादी अपील है कि ये एक सिपाही आपके सामने बैठा है, एक फौजी आपके सामने बैठा है। सर, जब हमने इन हाथों में हथियार उठाए थे और देश की सीमाओं पे आपकी रक्षा की कसम खाई थी, तब सर हमने कोई जाति या धर्म मात्र की रक्षा नहीं की थी, हमने पूरे हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हमने वो हथियार उठाए थे। और जब हम लोग इन लोगों के बीच में आते हैं, तो यहाँ ये लोग बटे हुए मिलते हैं हमें, तो क्यों ना हम उन फौजियों की तरह एक हिंदुस्तानी बन के सबके साथ प्यार से रह के, एकता के साथ रह के इस देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। वो एक मैसेज में इन लोगों को देना है कि हमें फौजी की तरह पक्षपात बिना का निर्णय लेके और एकता के साथ हमें रहना चाहिए, और जाति धर्म उसको साइड में रखो और गरीब किसान मजदूर के लिए सोचो। आपके आस पड़ोस में कोई बंदा भूखा ना सोए, उसके बारे में सोचो, उसको भोजन कराओ और उसको रोजगार की व्यवस्था कराओ। ये मैसेज आपके माध्यम से देशवासियों देना चाहता हूं। देशवासियों के लिए बड़ा मैसेज। राज जी कितने लोगों की अब तक इस कोरोना काल में मदद कर चुके हैं, क्योंकि राज जी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ। एक क्षत्रिय हूं और मेरा धर्म था कि उस वक्त, उस इमरजेंसी के समय, यदि मैं रस्तों पे रोडों पे ना निकलूं, गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन ना पहुंचाऊं, तो सर क्षत्रिय होने पे मुझे दुख होगा कि मैं क्षत्रिय होकर भी नहीं कर पाया। हुकुम मैं डे 1 जब से लॉकडाउन हुआ था सर, आपने सुना होगा प्रवासी भारतीय मजदूर रोडों पे अपने बच्चों के साथ पैदल चल रहे थे। हुकुम डे 1 से मेरी पूरी करनी सेना ने उन्हें गाड़ियों में भर भर के बॉर्डर क्रॉस करवाए, राजस्थान, MP, जैसलमेर सब बॉर्डर हमने क्रॉस करवाए। हुकुम और डे 1 से करीबन 30,000 लोगों को हम लोगों ने भोजन करवाया, टिल लॉकडाउन खत्म होने तक। और हमें गर्व है, हमें गर्व इस बात का है कि एक क्षत्रिय होने का फर्ज मैंने निभाया। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। हुकुम पूरी जिंदगी हमने कमाया है, क्या 3 महीने में मेरे देशवासियों की सेवा नहीं कर सकता? यानी वही सरकार जब घर घर पहुंच जाती है, तो वो सरकार आज उनकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंची? तमाम वो बातें जो देश हित में है, तमाम वो चीजें जो जनता को समझनी है और जनता के हित में आपने कही है। आखिरी कमेंट्स में एक बार चाहूंगी मैं आपसे कि जो इतनी सारा जो गहना, आपने 1 किलो से ज़्यादा सोना पहनकर घूमते हैं, नज़रें मेरी टिकी है तो आपकी भी जा रही होगी कि कोई एक सवाल राधिका इनसे ये भी तो पूछ लो कि ये इतना सारा आपने पहना है, इनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा कि ये जो आपने पहन रखा, पहले भी मैंने बता दिया था कि इतिहास को समेटे हुए आपने पूरा गहना जो पहन रखा है, लेकिन राज जी आपके बारे में जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ निकल कर आती है। राज जी कहते हैं कि मुझे सबसे अलग रहना, खड़ा होना और चलना पसंद है। उस अलग में मैं ढूंढता हूँ कि अलग क्या है, तो क्या गूगल में चेक करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई और तो नहीं कर रहा है? अच्छा, करते हो तो प्यार से उसको समझाएंगे या फिर आप ही अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे? करें। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जिस कल्चर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस कल्चर को अपना युवा देख के कुछ सीखे और वो इस भारतीय कल्चर को, इस हिंदुस्तानी कल्चर को उसको अपने अंदर समर्पित करे, अपने अंदर समावित करे, ताकि हमारा हिंदुस्तान का कल्चर पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड देखे। क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही घूमता हूँ हुकुम, और इसमें कुछ नया नहीं है हुकुम। जो मैंने पहना है ना सर, ये अपने हिंदुस्तान का कल्चर है, हमारा रजवाड़ा है, हमारा राजपूताना है, हमारा रॉयल कल्चर है हुकुम, ये हमारा पहरवेश है, इसमें कुछ नया नहीं है हुकुम। ये जूतियों से लेके ये साफे तक ये भारत देश का कल्चर है हुकुम, और इसको मैं इसलिए एंटरटेन करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। अच्छा, क्योंकि दूसरों को सुरक्षा देने वाले खुद की सुरक्षा के लिए कितने लोग रखते हुकुम ऐसा है, मुझे जो खतरा है वो कश्मीर के आतंकियों से है। मैंने हजारों आतंकियों को उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाया है, तो उनके कोई न कोई तो शुभचिंतक होंगे
मुझे खतरा उनसे, बाकी मुझे हिंदुस्तानियों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझे प्यार करते हैं। तो उनके लिए मैं अपना वेपन साथ में रखता हूँ, लोडेड रखता हूँ। साथ में मेरे साथ 2 मेरे वफादार कमांडोज हैं, वो हमेशा रहते हैं। बाकी करनी सेना के पदाधिकारी, करनी सेना तो मेरे साथ है ही, कोई हाथ तो डाल के दिखाए, क्योंकि राज शेखावत ने जमीर नहीं बेचा। मैं मौत कबूल करूंगा, मेरा जमीर नहीं बेचूंगा। इतने सारे आंदोलन खरीदने वाले आए होंगे बहुत। अरे हुकुम, मैं क्या बताऊं आपको, ब्लैंक चेक लेके आते हैं। अच्छा, भर लीजिए। और ब्लैंक चेक लेके आते हैं शेखावत जी, शेखावत जी उधर जीरो हो गया था, उधर नुकसान तो भर ही लेते, लेकिन नहीं हुकुम, लेकिन जमीर नहीं बेचना है। हुकुम, हाँ। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन जमीर बेचना, हमारे समाज की भावनाओं को बेचना, इस हिंदुस्तानियों की जो आस्था है उनको बेचना कतई मुझे बर्दाश्त नहीं। सर, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन यदि आपने इस हिंदुस्तान के अपना बलिदान दे दिया, मुझे विश्वास है कि इस हिंदुस्तान की जनता एक दिन आपको उस लेवल पे ले जाएगी जहां पे पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके लिए धन धान्य की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है। हुकुम, मैं जिंदगी में कभी भी अपने आप को भी नहीं बेचूंगा और ना कोई बेचने दूंगा, और कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सुना आपने, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खास तौर पर ज़मीर को ना बिकने दूंगा और ना बेचूंगा, और जहां कहीं भी ऐसा होते हुए दिखाई दिया तो उसके लिए अपना सर तक कटवा सकता हूं, देश हित के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बीएसएफ की सेना से उठकर आया हूं, देश हित में उस बॉर्डर पर खड़ा रहकर आया हूं, और उस दुश्मन से आंखों से